कालू कौवा अपनी टैक्सी चलाता था और रोजाना पक्षियों के बच्चों को स्कूल छोड़कर आता था। बेटा राजू जल्दी करो, तुम्हारी वजह से बाकी बच्चों को भी देरी हो जाएगी। हाँ बाबा, बस 2 मिनट, मैं अभी आया। अरे कालू जी, ये भोजन तो खा लेते, अब इतनी भी क्या जल्दी आपको। रानी, पक्षी मुझे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने के पैसे देते हैं। अब अगर मैं रोजाना ही देरी करूंगा तो पक्षी किसी और टैक्सी वाले को अपने बच्चों को छोड़ने की जिम्मेदारी दे देंगे। राजू क्या हो गया, अब बस चलो भी। बस फिर कालू कौवा राजू कौवे को टैक्सी में बिठाकर बाकी पक्षियों के घर ले जाता है और उन्हें भी टैक्सी में बिठाकर स्कूल छोड़ने चला जाता है। इसी तरह आराम से कालू कौवे का घर चल रहा था। कालू कौवे, कल तुम कितनी ही देर से आए थे। मेरे बच्चे को तुम्हारी वजह से टीचर से डांट सुननी पड़ी। अब कल जल्दी आ जाना, वरना मैं किसी और टैक्सी वाले को लगा लूंगी। नहीं नहीं, आप चिंता ही ना करो बुलबुल बहन, कल से मैं सबसे पहले आपके ही बच्चे को टैक्सी में बिठाऊंगा। कालू कौवा काफी ही मेहनती था और वे इसी तरह टैक्सी चलाकर अपने परिवार को पाल रहा था। जंगल में एक बाजू चील भी रहती थी, जो कि बस हर समय नन्हे पक्षियों के शिकार में ही लगी रहती थी। नन्हे चील, तुम सुबह से कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ चले गए थे तुम? वो मम्मा, मैं सुबह सुबह पूरे जंगल की सैर कर रहा था। मैंने देखा कि जंगल के सब पक्षी कालू अंकल की टैक्सी में स्कूल जा रहे थे। मम्मा, मुझे भी स्कूल जाना है। नन्हे चील, तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी बड़े होकर तो तुम्हें पक्षियों का शिकार ही करना है, तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा। वैसे तुमने खबर तो बहुत अच्छी सुनाई, क्यों ना हम एक साथ ही उन सारे नन्हे पक्षियों का शिकार कर लें। अरे मम्मा, वो तो बहुत सारे नन्हे पक्षी हैं, अगर हमने सभी का एक साथ शिकार कर लिया तो पूरे हफ्ते हम आराम से बैठकर पक्षियों का मांस खाएंगे। हाँ बेटा, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर हमने एक साथ उन सब नन्हे पक्षियों का शिकार कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। अब मुझसे बस सब्र नहीं होता, मैं कल सुबह ही उन सब नन्हे पक्षियों का शिकार कर लूंगी। बस फिर अगले दिन सारे नन्हे पक्षी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे अरे मानो, तुम्हारी तो तैयारी ही पूरी नहीं होती। देखो, तुम्हारा तो अभी भोजन भी बाकी है। मम्मा, भोजन मुझे दे दो, मैं स्कूल में जाकर कर लूंगा। नीचे कालू कौवा अपनी टैक्सी लेकर मानो चिड़े को लेने आता है। मानो चिड़े, अब आ भी जाओ, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो चलो जल्दी आ जाओ, वरना बाकी बच्चों को भी देर हो जाएगी। चलो बेटा जाओ, कालू अंकल आ गए तुम्हें लेने। मानो चिड़ा कालू कौवे की टैक्सी में बैठ जाता है और कालू कौवा सारे बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने चला जाता है। बस कालू कौवा जा ही रहा था कि बाजू चील बिल्कुल टैक्सी के सामने आकर बैठ जाती है। बाजू चील, मेरे रास्ते में मत आओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें नन्हे पक्षियों का शिकार मेरे होते हुए कभी नहीं कर सकती। कौवे, क्या हर समय तुम गुस्से में रहते हो? अब मैं भला इन नन्हे पक्षियों का शिकार करने थोड़ी ना आई हूँ, बल्कि मैं तो खुशी की खबर सुनाने आई हूँ। खुशी की खबर? वो क्या बाजू चील? वो ये कि आज से मैंने अपने बेटे को स्कूल में लगवा दिया है, अब मेरा बेटा भी पढ़ेगा। ये लो, मैं तुम सबके लिए मिठाई लाई हूँ। नहीं बाजू चील, हम पक्षियों को ये मिठाई नहीं खानी, चली जाओ तुम यहाँ से ये लेकर। बाबा, अब अगर कोई मिठाई खाने का बोले तो उसे मना थोड़ी ना करते हैं, मुझे मिठाई खानी है। बस अब सारे नन्हे पक्षी मिठाई खाने की जिद करते हैं, पर उनको क्या पता था कि बाजू चील ने इस मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाई है। मिठाई खाने के थोड़ी ही देर के बाद सारे नन्हे पक्षी बेहोश हो जाते हैं और कालू कौवा भी बेहोश हो जाता है। वाह भाई, सब बेहोश हो गए पक्षी। चलो जल्दी से इन सब नन्हे पक्षियों को जाल में कैद करके अपने साथ ले जाती हूँ। बाजू चील उन सारे नन्हे पक्षियों को जाल में कैद करके उन्हें अपने साथ ले जाती है। बाजू चील उन सारे पक्षियों को लेकर एक गुफा के अंदर आती है। इस गुफा के बारे में पक्षियों को कुछ नहीं पता, वे अगर अपने बच्चों को ढूंढेंगे भी तो इस गुफा तक कभी नहीं पहुंच सकते। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे को होश आ जाता है, पर उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। हाय रे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। सारे नन्हे पक्षी कहाँ चले गए और मैं यहाँ बेहोश कैसे हो गया था? फिर कालू कौवे को बाजू चील की बात याद आती है। अब समझ में आया कि ये सब कुछ उस जालिम बाजू चील ने किया है। अब मैं जाकर पक्षियों को क्या जवाब दूंगा? मुझे तो सब पक्षी मार ही डालेंगे। कालू कौवे को आने में देर हो गई थी, इसीलिए जंगल के पक्षी कालू कौवे के आने का इंतजार कर रहे थे। न जाने कालू कौवे को इतनी देर कैसे हो गई आज, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे।
हाँ मीनू चिड़िया, बहुत ही देर हो गई। ना जाने कालू कौवा हमारे बच्चों को कहाँ लेकर चला गया। कुछ ही देर में कालू कौवा अपनी खाली टैक्सी लेकर पक्षियों के पास आता है। हाय रे कालू कौवे, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? और ये बताओ, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हाँ बोलो कालू कौवे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारे बच्चे कहाँ हैं? कालू कौवा पक्षियों को सारी बात बताता है। कालू कौवे, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तुमने बाजू चील की बात क्यों मानी? हमारे बच्चों को वो बाजू चील मार डालेगी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे कालू कौवे। हाँ कालू कौवे, अगर मेरा बेटा मुझे जिंदा वापस ना मिला तो तुम्हारे पूरे घर को आग लगा दूंगा मैं। वे बेचारा कालू कौवा तो अब कुछ नहीं कर सकता था। कालू कौवे, कुछ भी करो, हमारे बच्चों को वापस लेकर आओ, वरना वे जालिम बाजू चील तो हमारे बच्चों को मारकर खा जाएगी। जंगल के सब पक्षी अपने बच्चों को जंगल में बहुत ढूंढते हैं, परंतु वे तो उन्हें कहीं नहीं मिलते। वहीं बाजू चील ने गुफा में कुछ बच्चों को मारकर खा भी लिया था। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। काफी ज्यादा नींद आ रही है मुझे भोजन खाकर। ऐसा कहकर वे दोनों चीलें वहां से चली जाती हैं। पक्षियों, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो कैसे भी करके हमें इस गुफा से बाहर जाना होगा। हाँ, पर कैसे जाएंगे मानो चिड़े? हम तो इस जाल में कैद हैं। हम तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ हम जोर जोर से चीखते हैं, क्या पता कोई पक्षी हमारी आवाज़ सुन ले और हमारी मदद को आ जाए। फिर सारे नन्हे पक्षी बचाओ बचाओ की आवाजें लगाते हैं। तभी बच्चों की आवाजें सुनकर वहां पर एक चूहा आ जाता है। क्या बात है पक्षियों, क्यों चीख रहे हो आप सब? अरे चूहे भाई, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। इस जाल को काट दो ताकि हम सब इस जाल से बाहर आ जाएं। मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे दांत अभी ठीक से नहीं निकले, मैं ये जाल नहीं काट सकता। पर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप सभी इस जाल से बाहर आ जाएं? हाँ तो तुम एक काम करो चूहे भाई, तुम फौरन जंगल में जाकर मीनू आंटी से कहो कि हम सब बच्चों को बाजू चील ने जंगल की अंधेरी गुफा में रखा हुआ है। चूहे भाई, तुम जल्दी से जाकर मीनू आंटी को यहाँ गुफा में लेकर आओ। चूहे को तो पता नहीं था कि मीनू चिड़िया कौन है, इसीलिए चूहा जंगल में आकर मीनू चिड़िया के बारे में पक्षियों से पूछता है। चूहे को मीनू चिड़िया का पता चलता है और वे फौरन से मीनू चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, क्या मीनू चिड़िया हो आप? हाँ चूहे भाई, मैं ही मीनू चिड़िया हूँ, बोलो क्या काम है? मीनू चिड़िया, बाजू चील ने सब नन्हे पक्षियों को जंगल की अंधेरी गुफा में छुपा कर रखा है और सब बच्चे आपको मदद के लिए बुला रहे हैं। वाह वाह चूहे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं अभी जाती हूँ उनके पास। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ लेकर गुफा की तरफ चली जाती है। बच्चों, अब तुम सब बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ। अब तुम सबको मैं यहाँ से ले जाऊंगी। कालू कौवे, जल्दी से एक चाकू से ये जाल काटो, इससे पहले कि बाजू चील आ जाए। फिर कालू कौवा एक चाकू लाकर उस चाकू से जाल काटने लगता है। चलो चलो बच्चों, अब जल्दी से चलते हैं। अगर बाजू चील आ गई तो वे हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। मीनू चिड़िया सब बच्चों को लेकर गुफा के पास वाले पेड़ में आकर छुप जाती है। मीनू चिड़िया, वो देखो बाजू चील आ रही है। आने दो इसे, आज तो इस चील से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बाजू चील और उसका बेटा भोजन खाने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं। चलो कालू कौवे, आज बाजू चील से छुटकारा पा ही लेते हैं और इस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं ताकि वे बाजू चील और इसका बेटा इसी गुफा के अंदर मर जाएं। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया एक बड़े से पत्थर से उस गुफा को बंद कर देते हैं। मम्मा, ये गुफा को किसने बंद कर दिया बाहर से? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? ये क्या, यहाँ तो नन्हे पक्षी भी नहीं हैं। इसका मतलब सब नन्हे पक्षी भाग निकले और हमें यहाँ गुफा के अंदर बंद कर दिया। पक्षियों, तुम्हें ये होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। हमें यहाँ से बाहर निकालो हमें यहाँ से। बाजू चील, अब ये गुफा कभी नहीं खुलेगी और तुम और तुम्हारा बेटा इसी गुफा के अंदर भूख प्यास से मर जाओगे। इस तरह बाजू चील और इसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए गुफा के अंदर बंद हो जाते हैं और इस तरह उन दोनों को अपने गलत कामों की सजा मिल जाती है। रानी, मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से तुम अपना मुंह फुलाकर बैठी हो, मुझसे बात ही कम कर रही हो, वरना पहले तो तुम बोल बोल कर मेरा दिमाग खा जाती थी। मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? कालू जी, मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि बरसात का मौसम करीब है। अब तो आप उल्लू कारपेंटर से नई लकड़ियों का घर बनवा लें। ये घर बहुत पुराना और बहुत कमज़ोर हो गया है, परंतु आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं।
अरे भाई, इससे अच्छा है कि तुम चुप ही रहो। तुम जब भी बोलती हो पैसे खर्च करवाने का ही बोलती हो। कालू जी, आप अपनी ये कंजूसी छोड़ दें, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। हमें बारिशों से पहले पहले अपने घर को मजबूत करवाना ही होगा, वरना हमारा घर टूट भी सकता है। हाँ हाँ रानी, तुम फिक्र ही ना करो, मैं इस घर की नई छत डलवा दूंगा। वहीं मीनू चिड़िया का घर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। मीनू चिड़िया, मैं उल्लू कारपेंटर से कल ही अपना घर मजबूत करवा लूंगा, क्योंकि बरसात का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकती है वो। हाँ हाँ सुनो चिड़ी, हम अपना घर जल्द से जल्द ठीक करवा लें, यही अच्छा है हमारे लिए। अगले दिन सब पक्षी मिलकर उल्लू कारपेंटर के पास जाते हैं। उल्लू कारपेंटर, आप तो जानते हैं ना कि बरसात का मौसम बस आने ही वाला है, इसीलिए हम सब पक्षी अपने अपने घरों की छत इस बार भी आपसे ही डलवाना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं पक्षियों, मैं बरसात से पहले सब पक्षियों के घरों को मजबूत कर दूंगा एकदम। ठीक है उल्लू कारपेंटर, बस तुम अब अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। कालू कौवे पक्षियों, इस बार तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मैंने अपने दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मैं एक पक्षी से 100 रुपए के बजाय पूरे 200 रुपए लूंगा। अरे बाप रे बाप उल्लू कारपेंटर, ये तुम कैसी लूट मचा रहे हो? इतना महंगा काम हम तो कभी न करवाए तुमसे। नहीं नहीं उल्लू कारपेंटर, 200 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम पक्षी तो हर साल सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही अपने घर को मजबूत करवाते हैं, अब क्या तुम हमें भी लूटोगे? अरे हाँ कालू कौवे, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। उल्लू कारपेंटर, माना कि बरसात का महीना आने वाला है और यही तुम्हारे कमाने की दिन है, परंतु हम पक्षियों को सब पता है, हम तो बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए ही देंगे। ठीक है पक्षियों, परंतु 100 रुपए में तो अच्छी और मजबूत लकड़ियों की छत नहीं मिलेगी आप सबको। पक्षियों, इस बार सच में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और उल्लू कारपेंटर एकदम ठीक कह रहे हैं कि लकड़ियों के दाम आसमानों को छू रहे हैं इस बार। और आप सबको तो पता है कि बरसात के मौसम में लकड़ियों के दाम कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप सब सिर्फ 100 रुपए की बचत में अपने घरों की छत क्यों खराब करवाना चाहते हैं? मीनू चिड़िया, तुम्हें 200 रुपए देने हैं तो तुम दो, परंतु हम तो 100 रुपए ही देंगे, क्योंकि कच्ची लकड़ियों का काम भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, कम से कम बारिशें तो गुजर जाएंगी। उल्लू कारपेंटर, तुम मेरे घर में तो मजबूत लकड़ियों की ही छत डालना, बाकी इन पक्षियों की मर्जी है। फिर सब पक्षी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपने घर में कमज़ोर लकड़ियों की छत डलवाने का कह देते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर उल्लू कारपेंटर सारे पक्षियों की छत डाल देता है। उल्लू कारपेंटर, मजा ही आ गया मजबूत छत देखकर, ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। कुछ दिनों बाद आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी आराम से अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। देखा रानी, तुम ऐसे ही मीनू चिड़िया की बात मान रही थी। देखो तो ये कच्ची लकड़ी भी कितनी ज्यादा अच्छी है, जरा सा भी पानी नहीं आ रहा अंदर। बस कालू कौवे का इतना कहना था कि उसके घर की छत में एक बड़ा सा सुराख हो जाता है। अरे कालू जी, ये कैसी छत डलवाई है आपने जो बारिश को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही? इस तरह एक एक करके सारे पक्षियों के घरों की छत में काफ़ी बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं। सिर्फ मीनू चिड़िया का घर बिल्कुल मजबूत था, क्योंकि इसने मजबूत लकड़ियों से अपनी छत जो बनवाई थी। चलो पक्षियों, चलो फौरन उल्लू कारपेंटर के पास चलते हैं, उसने हमें धोखा दिया है, हमसे 100 रुपये भी ले लिए और हमारी छतों में सुराख भी हो गया। आखिर ये कैसा काम किया है उसने? हाँ हाँ पक्षियों, मैं छोड़ूंगा नहीं उस उल्लू कारपेंटर को। फिर सारे पक्षी गुस्से में उल्लू कारपेंटर के पास जाते हैं। उल्लू कारपेंटर धोखेबाज, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई पक्षियों, मैंने आप सबसे कहा था ना कि उन कच्ची लकड़ियों का कोई भरोसा नहीं, वे कभी भी टूट सकती हैं, परंतु तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी और उन कच्ची लकड़ियों से अपने घरों की छत डलवा दी। पक्षियों, सब मिलकर मारो इस उल्लू कारपेंटर को, क्योंकि ये धोखेबाज है। सब पक्षी जैसे ही उल्लू कारपेंटर को मारने जाते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ आ जाते हैं। अरे पक्षियों, ये क्या जुल्म कर रही हो तुम सब उल्लू कारपेंटर के साथ? आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने? तुम्हें पता है मीनू चिड़िया, इस उल्लू कारपेंटर ने सब पक्षियों की छत इतनी खराब डाली है कि सब पक्षियों की छतों में बड़े बड़े सुराख हो गए हैं और सब पक्षियों के घर पूरी तरह से पानी पानी हो गए हैं। वाह भाई वाह पक्षियों, एक तो गलती खुद की, ऊपर से उल्लू कारपेंटर को मारने आ गए। उल्लू कारपेंटर ने बताया था ना आप सबको
कि 200 रुपए में अच्छा काम करवाएं, परंतु आप सबने अपनी कंजूसी के चक्कर में सस्ता काम करवाया। जभी तो आप सबकी छतों में सुराख हो गए। अब जाकर हमारे घर को ही देख लें, हमारा घर एकदम ठीक है, क्योंकि हमने 200 रुपए देकर मजबूत काम करवाया था। आप सबने कंजूसी की और आप सबको उसी की सजा मिल रही है। पक्षियों, फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना मिट्ठू महाराज के सैनिकों को बुलवाकर तुम सबको पकड़वा दूंगी मैं। फिर सारे पक्षी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। पक्षियों, अब क्या करें, कहाँ जाएं हम? हमारे घर तो इस काबिल ही नहीं कि हम अपने घर में जाकर बैठ सकें। मुझे तो लगता है कालू कौवे, आज पूरी रात हमें बारिश में ऐसे ही बैठकर भीगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब रहने की कोई जगह नहीं। काश के पक्षियों, मैं अपने घर में मजबूत काम करवा लेता तो आज मैं सुकून से अपने घर में सो रहा होता। सब पक्षी इस तरह तेज बारिश में बैठे भीग रहे होते हैं। आधी रात गुजर जाती है, परंतु बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पक्षी अभी तक तेज बारिश में बैठे ही भीग रहे थे। अगली सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है, परंतु सारी रात बारिश में भीगने के कारण सब पक्षी तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। पक्षियों, तुम सब तो काफी ज्यादा बीमार हो गए हो और तुम सबका इलाज करने में कम से कम 100 रुपए तो लगेंगे। देख लिया पक्षियों, 100 रुपए जो आप सबने उल्लू कारपेंटर को देने से बचाए थे, वो 100 रुपए आपके यहाँ लग गए। अब इसमें फायदा क्या हुआ आप सबका? सब पक्षियों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था और आइंदा से सब पक्षियों ने कंजूसी छोड़ने का फैसला कर लिया था।